सुनने वाली सभी सखियों को और हमारे भाइयों को, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। दीपा भाई कैसे हैं आप? कैसी हो अंजलि? तो सर्दी का मौसम है, हाल मत पूछो कैसे। बस ये बात तो है, मंच पर आ गए, अब हाँ, बोलेंगे और तो बोलते ही रहेंगे, है जी ना? हमारे सभी श्रोता भी बताएं कि कैसे हैं वो और उनके हाल कैसे हैं, घर में कैसा क्या चल रहा है। आशा है वो सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। और जो स्वस्थ नहीं होंगे वो दवा से अपने को ठीक कर रहे हैं, दवा ले लें, घरेलू इलाज ले लें, जो ले लें, लेकिन ठीक रहना चाहिए, ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो दीपा आज के जो विषय है, हाँ। आज सोमवार है तो आज हम लोग सौंदर्य साधना में घरेलू फेशियल क्रीम की बात करेंगे। हाँ, क्योंकि भाई बाजार में ना इतने महंगे कभी कभी हो जाते हैं और हम उस वजह से रुक जाते हैं कि करवाना तो है लेकिन बाहर बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो आज हम ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स बताएंगे जिसकी वजह से आप घर बैठे ही अपने आप को सुंदर बना सकती हैं। बिल्कुल। और आज कथा सुधा का भी दिन है तो हम कथा सुधा भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, कथा सुधा में आज हम सुनेंगे कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। इसका हम भाग 1 सुनेंगे। क्या बात है। और घर में पनपता प्रदूषण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे इसमें क्या होता है पता ही नहीं चलता कि हमें लग रहा है कि भाई प्रदूषण तो बाहर है, हम बाहरी की तो बात करते हैं, लेकिन घर में क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें पता ही नहीं है कि क्यों बीमारी हो रही है। तो कहीं ये तो कारण नहीं है, वो घर में जो चीजें साफ सफाई नहीं हुई है या ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हैं जो हमें यूं तो नहीं दिखाई देते। मतलब अपने बाहर का जो प्रदूषण है उसके बारे में तो हम सचेत रहते हैं, लेकिन जो हमारे घर के अंदर कहीं कहीं छुपे होते हैं तो हमें उन पर भी खास नजर डालनी है ना। बिल्कुल। और देखो एक बड़ा अच्छा विषय है समय का, जो अभी एग्जाम बच्चों के शुरू होने वाले हैं, परीक्षा से पूर्व बच्चों का खान पान। हाँ। तो इसके बारे में देखो हमारे संदेश बहुत सारे मिले हैं, सबने लिखे हैं। तो उसी में से एक संदेश है जो लिखती है कि परीक्षा से पूर्व बच्चों का खान पान बहुत ही संवेदनशील विषय है। खान पान के मामले में वैसे तो सभी को ही सदैव विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके लिए संतुलित भोजन की अनुशंसा हमेशा से ही हो रही है, किंतु परीक्षा काल और बच्चे, एक तो परीक्षा का तनाव और दूसरे अरुचिकर भोजन, दोनों ही कष्टदायक हो सकता है। अतः अपने बच्चों के रुचि के अनुसार हल्के, सुपाच्य और पोषक भोजन की ही अपेक्षा की जाती है। किंतु अक्सर देखा गया है कि जल्दबाजी में लोग लापरवाही बरतते हैं और कार्य के बोझ से जंक फूड और बाजार के भोजन का भी प्रयोग करते रहते हैं, जबकि भोजन में फलों का भी समावेश शुद्ध दूध के साथ ही अपेक्षित है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। ये बात सही है कि देखो पढ़ाई के वक्त बच्चों पे जो अभी परीक्षा जो नजदीक आ रही तो उसमें बच्चों को तो तनाव हो ही जाता है। कई जगह माँ बाप भी बहुत, खास तौर पे माँ बहुत तनाव में आ जाती है कि पढ़, क्योंकि माँ दिन भर बच्चों के पास रहती है और जो काम कर रही कामकाजी माएँ हैं वो भी इन दिनों छुट्टी लेकर अपने घर बच्चों के पास रहती है, ज्यादा वक्त घर पे बिताती हैं। तो वो देखती हैं, तो अगर बच्चे थोड़ा भी बाहर खेलने चले गए या टीवी ज्यादा देख ली या नहीं बैठ रहे हैं जिस वक्त उन्होंने कहा, तो उनके अंदर तनाव बढ़ जाता है। तो वाकई में बात तो सही है, लेकिन उनकी सेहत का और उनके खान पान का अगर आप ध्यान रखेंगे और एक सकारात्मक माहौल, एक पॉजिटिव माहौल घर में रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे भी और आपका रहना भी उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और दीपा जो फास्ट फूड का जो चलन हो गया है, हाँ। और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो घर का खाना या नाश्ता नहीं खाना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले तो फास्ट फूड से ही थोड़ी सी बच्चों को समझा करके, बेटा एग्जाम का समय होने वाला है तो तुम लोग अगर ये चीज नहीं खाओगे और उसके जैसा कुछ हम घर में बना कर देंगे तो बच्चों को समझाएंगे, थोड़ी सी दूरी अगर वो बच्चे बना ले इन चीजों से उस समय तो बहुत ही आराम रहेगा, बच्चों की तबीयत में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, स्वस्थ रहेंगे। और परीक्षा के पूर्व जो है वो नपा तुला और सही अनुपात में ही सादा भोजन करने की सलाह देनी चाहिए, बल्कि उनको बनाकर देना चाहिए। और जो तरल पदार्थों का सेवन कराएं, जैसे जूस वगैरह है, दूध है, शेक है, इन चीज़ों का भी उनको बच्चों को देना चाहिए। बिल्कुल। और देखो उनको ये बताना चाहिए कि क्यों हम तुम्हें ये हेल्दी फूड जो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि भाई पौष्टिक फूड, तो लेकिन बच्चे समझते हैं हेल्दी फूड के नाम से। हाँ। तो उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि हाँ इससे तुम्हारे
तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, आपकी याददाश्त अच्छी हो रही है। साथ में आप क्योंकि ज्यादा करके अभी बैठना है, कुर्सी पे ही बैठे रहोगे, तो क्योंकि बैठक ज्यादा है, चलना फिरना इतना नहीं हो रहा है, तो ये आपके फिटनेस का भी ध्यान रखता है। अगर आप अच्छा खाना, पौष्टिक सुपाच्य हल्का भोजन बच्चे को अगर दे रहे हैं तो वो उनको बताओ कि क्यों दे रहे हैं। जब उन्हें बताया जाता है तो बच्चे देखिए समझते हैं, मानते हैं, वो सवाल भी बहुत करेंगे। नहीं जवाब आता है तो आप कहीं से ढूंढ लीजिए। देखिए मीडिया इतना खुला हुआ है, आप भी जानिए, पढ़िए, जानिए, आपकी भी जानकारी बढ़ेगी। और तो पढ़ता ही नहीं है, माँ जो होती है वो बच्चे को दीपा समझा ही लेती है। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम भी अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, है ना? और खाने पीने में ज्यादा गैप ना हो ये भी ध्यान रखना है। और साथ में तला भुना और जो खाना होता है वो उसकी मात्रा कम कर देनी है। और हर घंटे पर कुछ कुछ ऐसा देते रहिए, जैसे कि आप भुने मेवे दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं, है ना, जूस, सूप है, शेक है, या आप स्मूदी केले की बना करके दे सकते हैं। और मंजरी ऐसा भी है जो उन्हें पसंद है ना बहुत, उसको जैसे अब आपको लगता है कि इन्हें बहुत चीज खाना पसंद है लेकिन चीज अभी हैवी हो जाएगी, तो आप कुछ इस तरह से उसका व्यंजन ढूंढ लें, जैसे खाली चीज का स्लाइस भी दे सकते हैं आप उस वक्त, थोड़ा सा पोर्शन दे दें। और साथ में जैसे तुमने कहा कि भाई सूखे मेवे दे दिए या उबले हुए मूंगफली के दाने दे दिए, तो जो उनकी पसंद की चीज है ना उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, परिवर्तन उसमें कर दें, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव भी बना दें और ऐसा भी कर दें कि वो खा भी ले और आपका दोनों का लक्ष्य पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और परसने का अगर अंदाज भी अच्छा हो ना, कोई आप कांच के बाउल निकाल लीजिए, या बच्चों के जो छोटे छोटे से बाउल होते हैं जिसमें कार्टून्स बने रहते हैं, तो उसमें डाल के आप सजा के दे दो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई देखो हमारा बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। और जो तुम जो बात कह रही हो ना, तो उसमें मुझे ये भी लगता है कि हाँ, जब हम इस वक्त घर पे हैं और हमने सुबह का जैसे खाना दे दिया, तो थोड़ा सा सोच लें कि अब शाम को देना तो है बच्चे को, तो क्या देना है भाई। घर वाले भी वो वैरायटी को प्लानिंग करनी पड़ती है, जो माँ होती है उसको प्लानिंग तो करनी पड़ती है कि सुबह क्या देना है। में मजा ये है अगर न चिढ़के ये अगर ध्यान रख लिया जाए कि हाँ घर में भी तो बाकी सब खा लेंगे, तो एक 1-1.5 महीना कहाँ अच्छे से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। देखो संदेश में और लिखते हैं कि जब हम पेपर देने जाते थे तो मम्मी दही में चीनी खिला करके भेजती थी और हम सोचते थे दही खाने से क्या होता है, लेकिन दही खाने से दिमाग तरोताजा और ठंडा रहता है, जो अब समझ में आया। वाकई सही बात है। दही से, और दही में अगर आप फल काट के भी देते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो दीपा, अब इसी के साथ साथ एक गीत भी सुन लेते हैं। चलो एक गीत सुनते हैं।
तो दीपा कितना प्यारा ये गीत था। हाँ, ये गीत हमें पता है क्या सिखाता है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की बात नहीं करो, कभी उनके साथ खेल भी खेलो, आंख मिचौली खेलो, हंसी मजाक करो, बाहर लेके जाओ। और ऐसे गीत तो खेलने में बहुत मजा आता है बच्चों के संग। बच्चे भी सोचते हैं चलो अच्छा है, थोड़ा पढ़ाई के थोड़ा सा आराम मिला, है ना। लेकिन फिलहाल तो आराम नहीं लेंगे हम लोग, हमें तो पढ़ना है। अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए दीपा जी। और शुरू कर देते हैं। देखो बहुत सारे संदेश आए आज मंजरी, तो एक संदेश हम पढ़ रहे हैं कि हमने अक्सर देखा है, मम्मी भूख नहीं लगी है, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ने दो प्लीज। खाने में भला ऐसे नखरे किस बच्चे को नहीं होते, लेकिन परीक्षाओं के दौरान बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही एकाग्र रहते हैं और खान पान को नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चों का खान पान के प्रति बढ़ने वाला नखरीला स्वभाव उन्हें पूर्ण आहार से वंचित रखता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उनके शारीरिक और दिमाग के विकास के लिए उन्हें भरपूर आहार मिले, खास करके जब बोर्ड परीक्षा की बात हो रही हो। तो ऐसे समय में उन्हें इस तरह की डाइट दी जानी चाहिए जो उन्हें स्ट्रेस से दूर करे और साथ में उन्हें भरपूर ऊर्जा भी दे। तो ये वही बात जो भी हम कर रहे थे, वो बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने। और परीक्षा से पूर्व बच्चों का खान पान बच्चों के अनुरूप ही बनना चाहिए। हर बच्चे की अपनी पसंद होती है, ऐसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और सुबह दूध के साथ नाश्ता जो बच्चों को पसंद हो, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट, फिर दोपहर में खाना जो हल्का ही होना चाहिए, उसमें दाल चावल हरी सब्जी और सलाद, और फिर शाम को हल्का फुल्का नाश्ता जिसमें फल भी देना चाहिए, दूध या जो भी ड्रिंक पसंद करें। रात में फिर हल्का खाना। अच्छा, अगर फल को हम शाम को दें, अगर ठंडे फल तो बिल्कुल नहीं देने हैं, नहीं देने चाहिए। हाँ, बाहर निकले फल हो। और अगर शाम की बजाय अगर हमने दिन में ही उनको दे दिया है फ्रूट्स, तो फिर शाम को देने की जरूरत नहीं है। और साथ में फल हमेशा ताजे देने हैं, काट के कभी नहीं रखें, तुरंत ही काटे तभी काटे और तभी धोएं और फिर काटें और उन्हें दें। बिल्कुल। और ऐसा भी ना करें जैसे खास तौर पे सेब जैसे फल हो गए, आपने धोया पोंछा और उसके रख दिया टेबल पे, नहीं बच्चे नहीं खाएंगे। आप काट के दीजिए। बिल्कुल। इन दिनों में थोड़े से अगर उनके नखरे उठा लिए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं खाते तो 2-4 जो उसकी फांके हैं बचेंगी तो आप खा लीजिएगा। सही बात है, क्योंकि हमें याद है कि हम लोग के तो इतने नखरे नहीं होते थे। लेकिन अभी क्या बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें भी हो गए बच्चे, लेकिन परीक्षा भी होती है, प्रोजेक्ट भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी चीजें उनको कंप्यूटर पे दिखानी होती है, तो इतना वक्त नहीं मिल पाता। तो हम ये तो कर ही सकते हैं, जैसे अनार के तो दाने निकाल के, संतरे भी थोड़े से खोल के ना उनको छील करके दे दें तो और अच्छा, तो और ही अच्छा है। ये तो देखिए सबका अलग अलग है, मुझे लगता है बीज वगैरह नहीं निकाल के देना चाहिए, पर देखिए सके मंजरी को लगता है कि बीज निकाल के देना चाहिए। नहीं तो फिर वो पड़े रहेंगे, वो हाथ नहीं लगाएंगे। तो निकाल दो तो और अब कैसे आप उनको मतलब खुश रखना चाहते हैं बच्चों को, ये आपके ऊपर है। लेकिन अभी एक संदेश पढ़ लेते हैं। परीक्षाओं के समय बच्चों के खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि ये समय परीक्षाओं के साथ साथ मौसम बदलने का भी होता है। इस समय हमारा शरीर पिछले मौसम की प्रकृति के अनुसार चलते हुए नए मौसम की प्रकृति में ढालने की कोशिश करता है। अगर इसी समय में भारी खाद्य पदार्थों का सेवन किया तो आलसीपन और नींद बहुत आएगी, बीमार होने की स्थिति में भी शरीर चला जाता है। इसलिए अभिभावक को चाहिए कि वो बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार दे, जहां तक हो सके स्वयं भी वही आहार लें, क्योंकि अगर आप स्वयं भारी और गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आप भी बीमार हो सकते हैं, जिसका मानसिक तनाव आपके बच्चों पर पड़ना ही पड़ना है। और आपके बच्चे की पढ़ाई है, परीक्षा और उसकी परीक्षा की तैयारी, वो भी प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम बीमार हो जाएंगे तो हम कैसे बच्चे का ख्याल रखेंगे, या सबका ख्याल रखेंगे। सही बात है। तो एक जैसा ही उस महीने पूरा एक जैसा ही रखें कि हम भी देखो बेटा यही खा रहे हैं, तुम भी यही खा लो। ये बहुत जरूरी है। ऐसे उदाहरण देंगे तो बच्चे खा लेते हैं। और दीपा एक संदेश में और लिखते हैं कि परीक्षा से बच्चों का खान पान, बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली, अतः बच्चों की परीक्षा देने जाते, मतलब वो जब देने जाते हैं तो उस समय हल्का भोजन ही दे। सभी ने हमारे ऐसे लिखा है। और ज्यादा तला भुना गरिष्ठ भोजन नुकसानदायक हो सकता है, उन्हें पेट दर्द, उल्टी आदि की समस्या हो सकती है। हल्के खाने के साथ जूस है, छाछ है, लस्सी भी बच्चे रुचि के अनुसार उन्हें दिया जा सकता है। और लिखते हैं कि हमारे राजस्थान में 8वीं बोर्ड परीक्षा होती है। जब मेरा बेटा 8वीं में था, उसका दोस्त पढ़ाई में बहुत होशियार था, जिनकी हलवाई की दुकान थी, कुछ तला भुना मसालेदार खाकर
जाकर बेटे के साथ वार्षिक परीक्षा देने गया। कक्षा में जाते ही दोस्त को इतना तेज पेट दर्द व उल्टी हुई कि अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वो परीक्षा देने से वंचित रह गया और साल बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने अपनी कॉपी में नाम तक नहीं लिखने दिया गया था उसको, तो उसे अनुपस्थिति माना गया, सप्लीमेंट्री भी नहीं मिली थी। अतः माता पिता बच्चों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, जिससे वो स्वस्थ रहे और तनाव रहित होकर परीक्षा दे। और ये इन्होंने बहुत ही अच्छी सी मतलब बात लिखी, उस समय की घटना लिखी कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और देखो, अपने बच्चे की आदतें क्या है वो हमें पता ही होती है, तो आप वो बिल्कुल चीज़ों का ध्यान रखें कि हाँ, ये मेरे बेटे को या मेरी बेटी को स्ट्रेस आ जाता है, तनाव में आ जाता है, तो आप पहले से ही वैसी तैयारी रखें, घर का माहौल भी हल्का रखिए और उनका खान पान का थोड़े दिन पहले से ही शुरुआत कर दें, परीक्षा के दिन आने के पहले। देखो दीपा, जैसे इन्होंने अपना एक किस्सा शेयर किया, तो उससे क्या होता है, जो सब लोग सुनते हैं तो उनको सबक मिलता है, वो समझते हैं कि हाँ, अरे किसी के साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी है हमारे एक श्रोता भाई ने, वो कह रहे हैं कि परीक्षा के पूर्व बच्चों का खान पान में ध्यान रखने की बात ऐसी है जैसे बारात लेकर जा रहे दूल्हे के खान पान। तो ऐसी चीज कुछ ना दें जैसे जिसका उनके परीक्षा के दिनों में सेहत पर जिसका विपरीत प्रभाव पड़े। बिल्कुल सही लिखा है। और एक लिखते हैं कि हमारे घर में जब बच्चे परीक्षा के लिए निकलते हैं तो उन्हें दही और शक्कर खिलाया जाता है शुभता के लिए, पर मेरा मानना है आप उन्हें दही का टीका लगा दें और मिश्री या गुड़ का छोटा टुकड़ा उनके मुंह में डाल दें। बच्चे परीक्षा के समय तनाव में रहते हैं और दही खाने से एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ये बात भी आपने बिल्कुल काफी हद तक सही लिखी है। हाँ, बिल्कुल। किसी वजह से ये भी हो सकता है। एक और चीज लिख रहे हैं कि एग्जाम के दौरान न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कुछ ऐसी डाइट देने की सलाह देते हैं जिससे पेट भरने के साथ साथ याददाश्त भी बढ़े। तो ये बात हम अभी कर ही चुके हैं। और परीक्षा के दौरान डिब्बाबंद अनाज और ओट्स को खाने से सुस्ती आती है, क्योंकि इसमें सिंथेटिक अणु होते हैं, इसलिए हमेशा ताज़ा नाश्ता और खाना देना चाहिए। और ये मूड भी रिफ्रेश करते हैं, जिससे तनाव कम होता है। बिल्कुल। और अब एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। जन्म जन्म का टूटे ना, हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी टूटे ना। बन जाए, चाहे सब रूठे तू रूठे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना, हाय छूटे ना, कभी छूटे ना, उनका जन्म जन्म का टूटे ना, हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना।
कहीं ना लागे, कोई प्यार हमारा लूटे ना, लागी तुमसे लगन साथी छूटे ना, आए छूटे ना कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, आए छूटे ना कभी छूटे ना, लागी तुमसे लगन साथी छूटे ना। तो देखो ये जो एक कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बच्चों की बीमारी का कारण कुछ और हो सकता है, बिल्कुल कि हमें लगता है कि तनाव ले रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनके जो घर में या बाहर के प्रदूषण की वजह से बच्चे की तबीयत खराब हुई। बिल्कुल। बच्चा क्या, ये तो किसी को भी हो सकता है। बदलते मौसम में अभी इन दिनों देखो ना कितनी ज्यादा हम आसपास और अपने पड़ोस में अपने घर में देख रहे हैं कि बहुत सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज्यादा फैल रही है। और एक संदेश हम पढ़ लेते हैं दीपा। हाँ। इन्होंने लिखा है कि आमतौर पर बच्चे हो या जवान हो या बूढ़े, सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। बात है परीक्षा के पूर्व बच्चों के खान पान में ध्यान रखने की, तो इतना ध्यान रखें जैसे बारात। अच्छा, ये तो तुमने पढ़ा ही था बारात को। ये वाला हमने पढ़ चुके तो थे। इस तरह से बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। और एक लिखते हैं वैसे तो बच्चे को हेल्दी खाना, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह देना पसंद नहीं करते, खाना पसंद नहीं करते। तो इस तरह की बात भी लिखी कि आप हरी पत्ते की सब्जी या पराठे में भी बनाकर हरे पत्तेदार सब्जियां आप उन्हें छौंक कर किस तरह से बना के पराठे बना के खिला सकते हैं। और प्रदूषण की जो बात है उस पे एक ये संदेश आया है कि घर में बढ़ता प्रदूषण, जैसे वैसे तो घर को साफ सुथरा करते रहें, कचरा नहीं जमा करें, घर तो प्रदूषित नहीं रहता, लेकिन जब बाहर का वातावरण दूषित है इससे आप बच भी नहीं सकते। घर में बहुत सारे ऐसे बिजली के उपकरण हैं जो घर के वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अभी सर्दियों में चलने वाले हीटर, गर्मियों में चलने वाले एसी सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इस प्रदूषण के बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने घर के अहाते में पेड़ पौधे लगाएं, बालकनी में हरे भरे प्लांट लगाएं, घर में बिजली के उपकरणों का प्रयोग उचित हिसाब से करें। तो बिल्कुल सही बात है। हम हर वक्त भाई अभी ठंड है तो हम हीटर चला लेते हैं, गर्मी है तो हम एसी चला लेते हैं। तो मतलब थोड़ा सा सहन शक्ति भी हो, बढ़ानी चाहिए, बढ़ा लेनी चाहिए। अपनी बहुत घर में बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े उम्र के हैं तो उन्हें वाकई में जरूरत है, या बच्चा छोटा है जो बिल्कुल नहीं सहन कर सकता उन्हें जरूरत है, लेकिन बाकी लोग तो अपना ध्यान रख ही सकते हैं। बिल्कुल और सिर्फ उपकरण ही नहीं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमें हमारी तबीयत क्यों खराब होती। जैसे कि अगर किन्हीं घरों में कालीन बिछा है, तो हमें पता ही नहीं होता कितने छोटे छोटे बैक्टीरियाज उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। कालीन है और सोफे पे जो कवर होता है या डोर मैट्स हैं हमारे, यहाँ तक कि जो पर्दे होते हैं उन सब में भी क्योंकि खिड़की के पास ही पर्दे और दरवाजे के पास ही होते हैं, तो वो धूल सीधा आती है आपके पर्दों में चिपकती है, तो वहां पर भी जर्म्स जो है वो चिपक जाते हैं धूल के कारण। अब ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके पर्दे बार बार साफ होते रहें, या आपकी जो बिछाने वाली जो चादर है, तकिए के गिलाफ यहाँ तक की, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी। यहाँ तक कि आपके नैपकिन्स हो गए, घर में हम सब जो इस्तेमाल करते हैं टॉवेल, सबके अलग अलग होते हैं, किचन टॉवेल्स हैं, आपके सॉक्स हैं, है ना, ये सब चीजों में भी कीटाणु होते हैं जो घर को प्रदूषित कर सकते हैं। और इसके साथ आजकल जैसे सर्दियों का दिन है तो हम जैकेट, मफलर, टोपी ये सब पहन के जाते हैं। तो भाई कोई इतनी जल्दी तो धोता नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप उसकी जगह कोई 4-5 दिन जैसे आपने पहन लिया तो फिर दूसरा पहन लीजिए, उसको धो लीजिए। ऐसे बदल के करेंगे तो पसीने से या बाहर की गंदगी से जो हमारे कीटाणु इधर आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, तो उनसे भी हम बचे रह सकते हैं। एक संदेश आया है मंजरी, हमारे देश में जहां घर के अंदर खाना पकाने से लेकर हानिकारक रसायन और अन्य सामग्रियों के कारण मकान के अंदर की हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, वहीं बाहरी वायु प्रदूषण की तुलना में 10 गुना अधिक नुकसान कर सकती है। खराब वेंटिलेशन से फेफड़ों के कामकाज में कठिनाई के साथ कई बीमारियां हो सकती हैं। स्थिति बहुत खराब हो सकती है क्योंकि भारत में घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता पर कोई पुख्ता नीति नहीं है, जिसके कारण इसके वास्तविक प्रभाव को नापना
मुश्किल है। मुश्किल है। और देखो एक कमेंट में लिखते हैं कि घर में पनपता प्रदूषण तो क्या पूरे मोहल्ले या सोसाइटी में जरा भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हाँ। और वैसे हमारे सूरत की बात करूं, इन्होंने लिखा है तो स्वच्छता में प्रथम नंबर आया और हमारी सोसाइटी भी। तो भाई बहुत बहुत तो बड़ी बधाई हो आपको और बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, इस तरह कि आप स्वच्छ शहर में रह रहे हैं और आपको इतनी जागरूकता है अपने और अपने घर की और अपने आसपास के वातावरण की को प्रदूषित रहित रखने की। और देखो एक संदेश में लिखते हैं कि घर में बढ़ता प्रदूषण, वैसे घर को साफ सुथरा करते रहें, कचरा नहीं जमा करें तो घर तो प्रदूषित नहीं रहता, लेकिन जब बाहर का वातावरण दूषित है और आप इससे बच भी नहीं सकते। घर में भी बहुत सारे ऐसे बिजली के उपकरण हैं जो घर के वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अभी सर्दियों में चलने वाले हीटर, गर्मियों में चलाने वाले एसी, है ना। हाँ। इन सब से भी कार्बन उत्सर्जन तंत्र करते हैं और इससे प्रदूषण के बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय कि अपने घर के अहाते में पेड़ पौधे लगाएं, बालकनी में हरे भरे प्लांट। हाँ, ये बात अभी हमने कुछ देर पहले करी थी। जी हाँ। और एक बात और है मंजरी कि घर की हवा में जो मौजूद प्रदूषण रहता है वो लंबे समय तक अगर रह रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारा घर साफ सुथरा नहीं है, तो क्या उसके नुकसान है। उसमें कई तरह के फेफड़े से संबंधित खराबी आ सकती है, आपके शरीर को बीमारी आ सकती है। जैसे बड़े बड़े नाम होते हैं उनके, एक उदाहरण के लिए बताएं तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है और इसमें श्वास मार्ग में आपको जलन होगी, खांसी, फिर खरखराहट होने लगेगी, अंदर से घरघराहट जैसी ना, घरघराहट जैसी आवाज आती है, सीने में दर्द होने लग जाएगा या फिर सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लग जाती होती है और जैसा लगेगा कि मतलब अस्थमा तो कहीं नहीं हो गया, ऐसे लक्षण आ जाते हैं। और तो हमें लगता है ये क्या हुआ, ये हमें क्यों हुआ। तो जब इसके कारण हम ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि घर की ही छोटी छोटी चीजों की वजह से ये, या लगातार प्रदूषित वातावरण में रहने की वजह से ये बीमारी आ चुकी है। बिल्कुल। और दीपा कई बार ये होता है कि हम घर में जो है, सर्दियों का मौसम है, अधिकांश लोग जो है वो घर में लकड़ी का कोयला जला रहे हैं या लकड़ी जला रहे हैं या कंडे से गर्म को गर्म करने के लिए सेक रहे हैं, ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी घर के अंदर की जो वायु है प्रदूषण, उसको भी ये प्रदूषित करते हैं, प्रदूषित करता है। और ये जैसे नशीली चीजें हैं, तंबाकू हुआ या सिगरेट जैसी जो चीजें हैं, इनके जो धुएं उड़ते हैं, वो खुद जो पी रहा है, जो उसका सेवन कर रहा है, उसको तो नुकसान हो रहा है। साथ में जो आसपास आपके खड़े हैं, हमें सोचना चाहिए कि देखिए उनको भी कितना नुकसान हो रहा है। कई बार तो लोग अपनी घर की खिड़की पर पीते हैं, हवा में बाहर धुआं छोड़ रहे हैं, हाँ, हवा दूसरे के घरों में जा रही है तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, वो उनके दूसरों के सुविधाओं के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और हम आते हैं तुरंत। तो अंतराल के बाद हम फिर से आ गए हैं। बात हो रही थी प्रदूषण की और कार्यक्रम है सखी सहेली। तो इसमें एक संदेश पढ़ लेते हैं कि लिखते हैं कि हम वायु प्रदूषण को बाहर के खतरे के रूप में सोचते हैं, लेकिन जिस हवा में हम घर के अंदर सांस लेते हैं वहां पर भी हमको वो प्रदूषित कर सकती है। धुआं, वाष्प, फफूंदी और कुछ पेंट, फर्निशिंग और क्लीनर में इस्तेमाल होने वाले रसायन सभी घर के अंदर की वायु गुणवत्ता और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। घर के अंदर वायु गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा है। घर के अंदर वायु प्रदूषण के अल्पकालिक और दीर्घकालिक संपर्क दोनों ही श्वसन संबंधी बीमारियों, हृदय रोग, संज्ञानात्मक घाटे और कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का
कारण बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है उन्होंने। और कई बार क्या होता है कि हम घर में जो है वो सुगंधित मोमबत्तियां हैं, एयर फ्रेशनर है, धूप अगरबत्ती और मच्छर भगाने वाली जो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट, वो सब पता नहीं चलता हमें, लेकिन लेकिन कई बहुत नुकसानदेह होते हैं, सांस में धीरे धीरे जाते हैं आपके। बिल्कुल। तो ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और जो घरेलू उत्पाद सांस के जरिए शरीर में जाने वाले कण पदार्थ जो होते हैं उनकी बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं और ये समय के साथ जमा होकर सांस संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं। और देखो एक संदेश इसी तरीके का आया कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पास में सीमेंट कारखाना है, जिसकी वजह से बहुत प्रदूषण का हमें सामना करना पड़ता है। घर के अंदर भी प्रदूषण है, आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, श्वास संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। बाहर के प्रदूषण को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सही है कि घर के अंदर के प्रदूषण का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। और कई बार दीपा क्या होता है कि जब हम घर में वो हीटर लगा रहे हैं या हम बंद करके कोयला जला के गर्म कर रहे हैं रूम को, तो बहुत देर तक जब दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं तो वो भी दम घुटने जैसा लगता है। या हम नहीं भी चला रहे तो ऐसे सामान्य दिनों में देखें कि बच्चों को पसंद होता है सब दरवाजे खिड़की बंद कर दो, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने देना चाहिए। उनको कहना चाहिए नहीं, थोड़ी देर आप खोल के भी बिल्कुल। और देखो ना, वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। आप खिड़कियां जो बात कर रही हो, तुम खिड़की दरवाजे वगैरह शाम के वक्त तो नहीं, हाँ दिन में दोपहर में अगर आप के लिए संभव है थोड़ी सी देर घर का जो खास मेन दरवाजा वो भी खोल दें। खिड़की तो हम सुबह के समय खोल ही देते हैं। धूप अगर आपके घर में आने की सुविधा है तो बिल्कुल धूप आने दीजिए। थोड़ी सी देर आप भी बैठिए, परिवार में भी सबको बोलिए कि थोड़ी थोड़ी देर धूप में बैठिए, क्योंकि इसकी वजह से भी जो घर के छोटे मोटे कीटाणु जो हमें नहीं दिखाई दे रहे वो हटते भी और हम बच सकते हैं उन सब चीजों से, है ना। और घर की सफाई के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। आप हफ्ते में रोज की सफाई तो करती, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे वीकली भी मंथली भी आप अच्छे से उस पर ध्यान दे सकते हैं तो प्रदूषण नहीं होगा। हाँ, है ना। और अब हमें इंतजार नहीं होगा कि हम अपनी कहानी की तरफ बढ़े और अपने श्रोताओं को सुनाएं कहानी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाएं, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही
होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत। मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचक मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती, ये क्या है, इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ। मैं नौकर को मना करता, वो कहती, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती? क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो। भला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना। रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा। चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो, यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी? और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो यह हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर। जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही बियाई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा।
जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे। ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिलाती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की। बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं। इसे जरा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं। कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था। जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग। बाग से निकलिए तो कछियों के खेत थे। किसी में आलू, किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है? मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी। मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करे। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी। लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काची ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला, बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांदी हाउस भेज देंगे। अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है।
यहाँ कोई तुम्हारा दबैल नहीं है। हाँ, हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली, ये ले जा, तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ, खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे। बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गंवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, अरे साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए। इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। देखिए, मैं बकरी नहीं चरा सकता। साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी। थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा, क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े। मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। अब बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का?
लाइए मैं काट देता हूं। मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ हल्के, बेहकीकत, बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, ये पत्तियां कहां रख जाऊं? मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रख देता हूं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काची ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार। तो देखो दीपा, अब सौंदर्य की बात करते, कहानी तो आशा सबको पसंद आई बिल्कुल, और इंतजार होगा भाग 2, अगले भाग का। तो हमारे जो श्रोता लिखते हैं सौंदर्य के बारे में कि अपने चेहरे को गीला करें और फिर अपनी हथेली पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें और एलोवेरा को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगा लें और 1 मिनट तक मसाज करें और फिर टिश्यू से साफ कर लें और अपना चेहरा भी धो लें। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप शहद को पूरे चेहरे पर लगा सकती हैं और धो सकते हैं। ये आपके चेहरे को पल भर में साफ कर देगा। बहुत अच्छी सी टिप्स इन्होंने दी है। बिल्कुल। और ऐसे एक और संदेश आया है कि शहद और नींबू के रस को मिलाकर अलग रख लें। अब चेहरे को पानी से धोएं। जब चेहरा हल्का गीला हो तब नींबू के रस और शहद के मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। अपने हाथों से इसे कुछ देर चेहरे पर मलें, फिर पानी से धो लें। अब थपथपाते हुए चेहरा पोंछ लें तो इससे भी बहुत साफ हो जाता है चेहरा। और अगर सफाई भी करनी है ना, बहुत कहीं धूल मिट्टी से आ रहे हैं आप, तो कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कच्चा दूध लगा के रख लीजिए और 5-7 मिनट के बाद आप मुंह धो लीजिए तो बहुत अंदर तक की जो गंदगी है उसको खींच लेता है। बिल्कुल। और इसके साथ दीपक बादाम का तेल ले लें, थोड़ा सा 1 चम्मच और उसमें चुटकी भर कपूर मिला के इसका भी पैक बना के आप लगा सकते हैं। हल्का मसाज कीजिए और एक बेसन और चावल को मिला के उसका भी बन सकता है, भी पैक लगा सकते हैं। बिल्कुल। और कपूर पाउडर और क्या कहते हैं गुलाब जल और बेसन, इन तीनों का भी एक पैक बनता है, तो इसको भी मिला के बना सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह गाइए। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा
तो दीपा देखो इतने प्यारे से गीत के बाद तो चूड़ियां खनकाते रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए बिल्कुल। और अपने घर की भी साफ सफाई रखिए, बिल्कुल, है ना? और इसी के साथ लेते हैं विदा। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी और मंजरी वर्मा को इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।